वेलकम फ्रेंड्स, साउथ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो यहाँ पर हम जेनेटिक कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जेनेटिक कोड क्या होते हैं? जेनेटिक कोड न्यूक्लियोपेप्टाइड के ऐसे समूह होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि सपोज दैट ये कोई mRNA है और आप जानते हैं कि mRNA जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट का काम करता है, सांचा का काम करता है और इसी mRNA पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे, समझेंगे कि प्रोटीन क्या है। तो जैसे आपने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या आपने देखा था कि पेंटोज शुगर होती है और उस पेंटोज शुगर में एक फास्फेट ग्रुप ऐड होता है और नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं, एक पेंटोज शुगर होती है। ठीक, तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। जब कई न्यूक्लियोटाइड इसी तरह से आपस में जुड़ जाएंगी और ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर जुड़ा है, ठीक इसी प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी तो हम इसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का अर्थ होता है कि जब कई छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक लंबी यूनिट का, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तब उस प्रक्रिया को हम पॉलीमराइजेशन या फिर बहुलीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर डीएनए में आपने देखा था कि कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड की एक एक इकाइयाँ मिलकर हजारों की संख्या में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, जिसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और आगे देखते हैं कि कैसे डीएनए बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि डीएनए एक पॉलीमर है, उसी प्रकार से अगर हम प्रोटीन को देखें तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। सपोज दैट ये अमीनो एसिड है और आपस में इस तरह से जुड़कर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये क्या है? अमीनो एसिड है, बीच में ये बॉन्ड से जुड़े हुए हैं अमीनो एसिड। अब समझना हमको ये है कि जो ये mRNA है ये टेम्पलेट प्रदान करता है, एक सांचा प्रदान करता है, जिसके ऊपर यहाँ पर जो राइबोसोम है वो हमारा राइबोसोम अटैच होता है। राइबोसोम, और आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपका जो 80S राइबोसोम है वो 40S और 60S राइबोसोम का बना होता है। तो यहाँ पर जो S है वो स्वेटबर्ग यूनिट होती है। अब यहाँ पर जो राइबोसोम है वो आकर अटैच हुआ। अब यहाँ पर राइबोसोम अटैच हुआ, राइबोसोम भी अगर आप देखेंगे किसका बना होता है तो rRNA का बना होता है और कई प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। तो यहाँ पर जब राइबोसोम आकर अटैच हो जाएगा तो जो हमारा tRNA है, tRNA, सपोज दैट ये हम एक फिगर जो बना रहे हैं ये कोशिका के अंदर बना रहे हैं। ये एक क्या है? कोशिका है, सेल है। अब ये राइबोसोम है, राइबोसोम आकर अटैच हुआ mRNA पर। अब यहाँ पर एक tRNA आकर जुड़ेगा इसी राइबोसोम से, tRNA आकर जुड़ेगा राइबोसोम से। और जो कोशिका होती है सपोज दैट उसमें ये विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड आपस में दूर दूर बिखरे पड़े हैं और इन अमीनो एसिड को पहचानने का काम कौन करेगा? tRNA। इन अमीनो एसिड को पहचानेगा tRNA
और इनको यहाँ से ये tRNA उठाएगा और लाकर यहाँ पर जोड़ता चलेगा। एक एक अमीनो एसिड को अलग अलग tRNA उठाएगा और लाकर यहाँ पर एक एक यूनिट को जोड़ता चलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो tRNA है वो अमीनो एसिड को कैसे पहचानेगा? क्यों अलग अलग प्रकार के tRNA की जरूरत होती है? अब यही क्वेश्चन यहाँ पर होता है। आप जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जब उसमें शुगर मिल जाती है तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो आरएनए होता है वो एडेनिन और यूरेसिल बेस, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिर्फ 4 ही हैं, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को पहचानेगा तो सिर्फ एक अमीनो एसिड पहचानने की वजह से जो हमारा प्रोटीन है वो सिर्फ 4 ही प्रकार के अमीनो एसिड उसमें आ सकते हैं। लेकिन ये है अमीनो एसिड की श्रृंखला। शॉर्ट में इसको हमने ए लिख दिया है, अमीनो एसिड। ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अब क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सिर्फ 4 हैं। अब 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होने की वजह से जो अमीनो एसिड है वो सिर्फ 4 ही वो अटैच हो सकते हैं टीआरएनए से। 4 ही प्रकार का न्यूक्लियोटाइड मिल सकता है। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि सिर्फ 4 ही प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन में शामिल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड का होना आवश्यक है। तो अब आगे की प्रक्रिया कैसे हो सकती है? तो अगर हम मान लें कि दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं, तभी जो है सिर्फ 8 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण हो पाएगा। 16 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका पेयर बनाएं तो AU बन सकता है, AG बन सकता है, AA बन सकता है और AC बन सकता है अगर हम A का पेयर बनाएं। ठीक इसी प्रकार से हम U का पेयर बनाएंगे तो 4 प्रकार का A पेयर बनेगा, G का पेयर बनाएंगे तो 4 प्रकार का A बनेगा। तो हमको 16 प्रकार के अमीनो एसिड मिल जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए कितना? 20 प्रकार के अमीनो एसिड। तो इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड को पहचानने के लिए 3 कोडान्स, जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड का पहचान करेंगे, तब जाकर ये जो कंडीशन है वो व्यवस्थित हो पाएगी। और इस प्रकार से तब हमारे शरीर में कितने कोडान्स बन जाएंगे? 64 कोडान्स बनेंगे, जिनमें से 61 जो कोडान्स हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं और जो 3 कोडान्स हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, स्टॉप कोडान्स होते हैं। इसलिए इनको हम नॉनसेंस कोडान भी बोलते हैं, जो 3 हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जैसे सपोज दैट ये कोई प्रोटीन है और प्रोटीन का जो संश्लेषण है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है, वो हमेशा स्टार्टिंग कोडान AUG से स्टार्ट होते हैं। यानी कि कोई भी प्रोटीन बनेगी उसका पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन होगा। तो मान लेते हैं हम ये एक प्रोटीन है और इसमें जो पहला अमीनो एसिड है वो मेथियोनिन है। अब अगर हम मान लेते हैं दूसरा जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं प्रोलीन है, चौथा मान लेते हैं वैलीन है,
पांचवा मान लेते हैं आर्जिनिन है, और एक और मान लेते हैं कि ल्यूसीन है, ये ल्यूसीन। सपोज दैट इतने अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इन अमीनो एसिड को लाने के लिए यहाँ पर क्या कोड होना चाहिए? जैसे आप देखेंगे कि मेथियोनीन को लाने के लिए AUG कोड होना जरूरी है। AUG इन 3 न्यूक्लियोटाइड का होना जरूरी है, पेयर। तो अगर यहाँ पर mRNA पर AU और G कोडान होगा, AUG कोडान होगा, तभी जो यहाँ पर जो tRNA है वो इसको अपने साथ उठाकर ले आएगा। यानी कि इस tRNA पर अगर AUG कोडान होगा तब AUG का विपरीत होगा। AUG का विपरीत क्या हो जाएगा? A का विपरीत हो जाएगा U और UAC, यानी कि जो हमारा tRNA है उस पर UAC कोडान होगा, तभी ये AUG वाले न्यूक्लियोटाइड को उठाकर यहाँ पर ले आएगा। दूसरा जो हमारा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन को हम देखेंगे तो ग्लाइसिन में ये कई प्रकार के कोडान्स हैं, 4 कोडान्स आपको दिख रहे हैं। तो इन 4 कोडान्स का कंप्लीमेंट्री कोडान कोई भी होगा tRNA में, वही tRNA यहाँ पर इस ग्लाइसिन को उठाकर ले आएगा। तो इस तरह से ये जो tRNA है एक एंटी कोडान अलग अलग होने की वजह से प्रत्येक जो tRNA है वो अलग अलग अमीनो एसिड को उठाकर लाकर एक श्रृंखला में जोड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोटीन की लंबी श्रृंखला बनती चली जाएगी और लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारे इस mRNA पर जो कोडान्स होंगे उनकी कंडीशन, यहाँ पर जो कोडान आ जाएंगे उनमें से ये कोई एक कोडान UAA, UAG, UGA, इनको हम स्टॉप कोडान्स बोलते हैं। जब यहाँ पर mRNA पर ये कोडान्स आ जाएंगे तो वहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी और फिर ये जो प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला इस तरह से बनती जा रही है वो प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी और फिर ये प्रोटीन अलग हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम की दोनों यूनिट्स भी अलग हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जेनेटिक कोड पढ़ने का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड पढ़ने का मतलब यही है कि हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 64 प्रकार के mRNA में कोडान्स पाए जाते हैं। उनमें से 61 कोडान्स जो हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम सेंस कोडान बोलते हैं। 3 कोडान ऐसे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम नॉनसेंस कोडान्स बोलते हैं। और ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।